गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशंस करने वाले हैं आप लोगों के बीच, यह सॉल्यूशंस चैप्टर का सेकेंड वीडियो लेक्चर है। बिकॉज सॉल्यूशंस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था मेथड टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और आपको अलग अलग वे बताए थे यानी मेथड से जिसका यूज़ करके हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी, फॉर्मलिटी, एटीसी के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। तो प्रीवियस क्लास में मोलरिटी के बारे में डीप डिस्कशंस किए थे, लेकिन आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। नॉर्मलिटी किसको कहते हैं, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी का यूनिट क्या है, टेम्परेचर पे यह डिपेंड करता है या नहीं करता, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग मोलरिटी को डिफाइन किया, हम लोगों ने मोलरिटी को कैसे डिफाइन किया था, द नंबर्स ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट present in per liter solution is called molarity of that solution. Similarly, नॉर्मलिटी में हम लोग द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के जगह पर यहाँ पर यूज करेंगे नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यानी उस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डायरेक्ट यूज करते थे और यहाँ पर यूज करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी को डिफाइन किया मैंने कैसे, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट present in per liter solution is called normality of that solution. The number of gram equivalent of solute, gram equivalent of solute present in per liter solution is called normality of that solution, is called normality of that solution. मीन्स प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित सोल्यूट के ग्राम तुल्यांकी भार की संख्या को हम लोग नॉर्मलिटी के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। नॉर्मलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसे कैपिटल एन सिंबल से सूचित करते हैं। अब इससे जो डेफिनेशन है उससे फॉर्मूला को डिराइव करके लाएंगे। कैसे हमारा फॉर्मूला आएगा इसको देखना है, केवल डेफिनेशन को समझना है, फॉर्मूला को लाना है। तो सबसे पहले हमने आपको जिस वे में नॉर्मलिटी को डिफाइन किया, द नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, present in per liter solution means volume of the solution is called normality. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी। अब यहाँ पर समझने वाली चीज है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को इजी वे में हम लोग कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके जगह पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट के जगह पर आप लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट मीन्स गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, और इसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट से।
इसको डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स सॉल्यूट का तुल्यांकी भाग, इससे इसको डिवाइड करेंगे, यह देगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे में लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग दर्शाएंगे इसको लीटर, यानी अगर मिलीलीटर में है तो उसको चेंज कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे लीटर में। अब देखिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मींस मास ऑफ सॉल्यूट को आप सिंपली लिख सकते हैं स्मॉल w, इसको क्या लिख सकते हैं स्मॉल w, एंड इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं आप E से, यानी W बाई E आप वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं V से, मीन्स नॉर्मलिटी M इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं W अपॉन E मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन V, ये आ गया आपको स्टैंडर्ड फार्मूला, और इस फार्मूला के द्वारा हम लोग इजी वे में यानी किसी सॉल्यूशन के नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। Here W is equals to mass of solute, E is equals to equivalent mass of solute and V is equals to volume of the solution। अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में आपको मालूम रहता है, हर स्टूडेंट इससे वाकिफ रहते हैं मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे मैंने 5 ग्राम पिछले क्लास में बताया था 5 ग्राम शुगर को लेना, तो 5 ग्राम शुगर जो गिवन मास था 5 ग्राम वह हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हमको थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे यानी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। अलग अलग केस में इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करने का तरीका भी अलग अलग है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसका अलग अलग केस बनाते हैं। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, फॉर एसिड, अगर कोई सब्सटेंस एसिड हो, यदि कोई पदार्थ एक अम्ल हो, तो उस अम्ल के केस में इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई सब्सटेंस बेस हो तो उस केस में कैसे इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कोई सब्सटेंस एक सॉल्ट हो तो उस केस में कैसे इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करेंगे, सबका अलग अलग वे। सबसे पहले एसिड के केस में देखते हैं कैसे एसिड के केस में इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अगर आपको एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, equivalent mass for acid is equals to molecular mass of acid, यानी जो भी एसिड है, जो सब्सटेंस है उसका मोलेकुलर मास कैलकुलेट करेंगे, और मोलेकुलर मास को कैलकुलेट करने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे उस एसिड के बेसिसिटी से, उस एसिड के बेसिसिटी से डिवाइड करो तो आपको आएगा इक्विवेलेंट मास। फॉर एग्जांपल, यदि मैंने आपसे पूछा कि भाई HCl का बताइए, HCl का इक्विवेलेंट मास कितना होगा। अब आप यहाँ पर देखें और समझें HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। HCl का अगर आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट weight of HCl is equals to equivalent of HCl is equals to, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और क्लोरीन का लगभग आप 35.5 यानी एग्जैक्ट होता है लगभग 35 यानी मान करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 35 और यहाँ 1
मीन्स सबसे पहले इसका वैल्यू आया 36। यह हो गया मॉलिक्यूलर मास, यानी जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, तो 36 ग्राम होगा। और इसको डिवाइड कर दीजिए यानी उसके बेसिसिटी से। बेसिसिटी का मतलब क्या, यह HCl यह कितना H+ आयंस आपको देता है। यह इसमें एक हाइड्रोजन है, यह एक ही हाइड्रोजन H+ आयन आपको प्रोवाइड करेगा। अगर एक H+ आयन दिया तो इसको डिवाइड करो 1 से, यानी इसका 36 ग्राम क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। मीन्स जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा वही इसका इक्विवेलेंट मास होगा। लेकिन इससे बहुत स्टूडेंट को क्लियर नहीं होगा कि जो बिकॉज इसमें जो इक्विवेलेंट वेट है, सॉरी इक्विवेलेंट यानी वेट ऑफ HCl है वही उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो इसीलिए हम सेकेंड एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सेकेंड एग्जांपल में क्या करते हैं, सेकेंड एग्जांपल आपको H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ H2SO4। यहाँ पर क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास इसका देखिए क्या होगा, यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, तो 2 हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास 2। सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास कितना 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 मीन्स एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 होगा, तो टोटल का कितना होगा, यानी 64। तो यहाँ पर टोटल ऐड करिए 98 ग्राम के पास, यानी इसका वैल्यू होगा 98 ग्राम। मीन्स यहाँ पर 98 ग्राम और डिवाइडेड बाय करें यहाँ पर H2SO4 में। अब आप देखिए इसकी बेसिसिटी कितना है, इसकी बेसिसिटी है 2। क्यों है बेसिसिटी 2, क्योंकि यह 2 H+ आयन देता है। अगर यह 2 H+ आयन दिया मीन्स इसका बेसिसिटी 2 होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स यहाँ पर आपको 49 ग्राम यानी इसका इक्विवेलेंट मास आएगा। तो इस तरह से अगर सपोज दैट H3PO4 का निकालना है, तो H3PO4 का अगर निकालेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इससे मॉलिक्यूलर मास आएगा, और इसमें यह कितना हाइड्रोजन देगा, तो जितना हाइड्रोजन दिया उसके अकॉर्डिंग उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हम इजी वे में या H3PO4 का इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं H3PO4। तो H3PO4 में यहाँ पर यह 3 H+ आयन देगा, तो 3 H+ आयन देगा तो डिवाइड कितना से करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 से डिवाइड करते हैं किसको, मॉलिक्यूलर मास को। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इस एसिड का बेसिसिटी, तो हमें क्या चीज मालूम पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4। ये तो एसिड के केस में था। सिमिलरली अब हम लोग बात करेंगे फॉर बेस। अगर बेस हो तो उस कंडीशंस में हम लोग कैसे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो बेस के केस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। अगर सब्सटेंस बेसिक हो तो इक्विवेलेंट अगर मास आपको निकालना है तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेसिस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेसिस यानी जिस बेस का है उसका मॉलिक्यूलर मास, और डिवाइडेड बाय उस मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करें उस बेस के एसिडिटी से। मीन्स यहां पर लेंगे एसिडिटी ऑफ बेस यानी सब्सटेंस।
फॉर एग्जाम्पल एक बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। सपोज दैट हमको NaOH का निकालना है। NaOH बेस किसको कहते हैं? जो हमें OH माइनस आयंस देता हो। OH माइनस आयंस देने वाला सब्सटेंस ही क्या कहलाता है? बेस। तो OH माइनस आयंस देने वाला सब्सटेंस है, तो ये ऑब्वियसली एक ऐसा सब्सटेंस होगा, बेसिक सब्सटेंस। अगर हमको इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, तो देन इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इसका फिर से क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास यानी 23 प्लस ऑक्सीजन 16 और प्लस हाइड्रोजन 1 यानी यहाँ से आया 40 ग्राम। तो यहाँ पर ले लेंगे 40 ग्राम यानी मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय, इसको आप डिवाइड करें बेस के एसिडिटी से। तो बेस का एसिडिटी कितना? 1, क्योंकि यह कितना OH माइनस दे सकता? 1 यानी 1 OH माइनस दे सकता। इसको डिवाइड करेंगे 1 से और यहाँ पर कितना आ गया? 40 ग्राम। यानी यह 40 ग्राम जो आया यही इसका क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। सिमिलरली अगर अब आप समझने के लिए सेकेंड एग्जांपल ले लें, CaOH का हॉल ट्वाइस। CaOH का हॉल ट्वाइस में OH का हॉल ट्वाइस है, यानी OH यह कितना देगा? 2। तो अगर इसका इक्विवेलेंट मास आपको कैलकुलेट करना तो फिर क्या करेंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इसका एसिडिटी कितना होगा? 2। तो इसको 2 से डिवाइड करके तब जो वैल्यू आएगा वह इसका इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। अब हम बात करने वाले हैं, मैंने एसिड के बारे में आपको बताया, बेस के बारे में बताया, अब थोड़ा सॉल्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि सॉल्ट का कैसे निकाला जाता है। सॉल्ट्स, अगर आपको सॉल्ट्स के केस में यानी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर निकालने का तरीका है इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ, यानी मीन्स कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट और डिवाइडेड बाय इस मॉलिक्यूलर मास को आप डिवाइड करें जो सॉल्ट में पॉजिटिव मेटल एटम है, उस मेटल एटम के वैलेंसी से उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मीन्स वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। अगर आपने मॉलिक्यूलर मास को वैलेंसी ऑफ मेटल एटम से अगर डिवाइड किया तो यह आपको क्या देता है? इक्विवेलेंट वेट देता है। सपोज दैट बात करते हैं, हमको NaCl का चाहिए। अगर NaCl का हमको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट बराबर इसमें होगा। अब आप बताइए, क्या इसमें H+ आयन है? नहीं। क्या इसमें OH माइनस आयन है? नहीं। यह बना किससे है? यह एसिड और बेस दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, इसलिए इसका नाम क्या है? सॉल्ट है। अब ऐसे सब्सटेंस का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो इसमें देखते हैं मेटल एटम का वैलेंसी कितना है। तो आप जानते हो सोडियम एटम का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, पॉजिटिव 1। मीन्स इसका मॉलिक्यूलर मास, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास इसका 23 और प्लस क्लोरीन का कितना? 35 अप्रोक्सीमेट कंसीडर करते हैं। तो मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आएगा या वैल्यू होगा 58 यानी 58 और डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग डिवाइड कितना से कर देंगे? 1 से। तो 1 से अगर हम डिवाइड कर दिए तो यही 58 ग्राम इसका इक्विवेलेंट कहलाता है। तो मैंने डिफरेंट केस में आपको बताया, एसिड के केस में कैसे निकालते हैं, बेस के केस में कैसे निकालते हैं, सॉल्ट के केस में कैसे निकालते हैं। सिमिलरली अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है तो उस कंडीशंस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसमें देखते हैं कि यानी उस सब्सटेंस के 1 मॉलिक्यूल्स के द्वारा, यानी 1 मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है
या कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता, उसी को मॉलिक्यूलर मास से अगर डिवाइड कर दें तो उससे हमको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होने के लिए थोड़ा सा लिखना ज़रूरी है। फोर्थ केस, for oxidizing and reducing agent for oxidizing and reducing agent। अगर सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है तो उस कंडीशंस में हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इक्विवेलेंट वेट इस कंडीशंस में हो जाता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, मॉलिक्यूलर मास को हम लोग डिवाइड कर देते हैं गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 molecules of substance। मीन्स उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को गेन या जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, उससे अगर मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दिया जाए तो उससे इक्विवेलेंट वेट हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग जो डिस्कशंस करने वाले हैं, अब हम लोग जो टॉपिक अभी स्टडी करेंगे, यानी पहले थोड़ा सा नॉर्मलिटी का जान जाते हैं कि नॉर्मलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, या फिर इसका यूनिट क्या है। पहले ही मैंने आपको बताया, अभी अभी जो फार्मूला डिराइव किया था, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू W/E मल्टीप्लाइड बाय 1/V था। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इजिली हम लोग इससे यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट के बारे में जान सकते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू, वेट को किसमें लेंगे, ग्राम में, और इसको हम लोग कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम को किसमें रखते हैं, लीटर में। तो इसको आप ले लें ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी इस तरह से हम लोग नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मलिटी में भी बात किया गया वॉल्यूम का। इसका मतलब अगर वॉल्यूम आ रहा है तो यह भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, यानी यह भी टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा। मीन्स मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यह दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब हम जो आपको नेक्स्ट यानी इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बताते हैं, जिस यानी न्यूमेरिकल पर डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है और आप इजी वे में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। If 20 ग्राम, या फिर इसको और सिंपल वे में, यानी इस क्वेश्चंस को इजी फार्मूला बेस्ड बनाते हैं और फार्मूला बेस्ड के साथ इजीली आप इसका सॉल्यूशन भी पा सकते हो, वैसा कुछ डाटा लेते हैं। इफ 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 present in 750 milliliter of solution या 500 milliliter of solution, आप किसी वे में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 500 milliliter of solution, then calculate normality of that solution, calculate
नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स एक 500 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है और उसमें 49 ग्राम H2SO4 मौजूद है, तो उस सॉल्यूशन की, उस मिलियन की नॉर्मलता कितना होगा। अभी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा सॉल्यूशन का चाहिए, वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉल्यूशन का। गिवन मास किसका चाहिए, सॉल्यूट का। इक्विवेलेंट मास किसका चाहिए, सॉल्यूट का। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू W, यानी W मींस गिवन मास। गिवन मास कितना, 49 ग्राम। कितना आपको H2SO4 बताया गया, 49 ग्राम। तो यहाँ पर कितना ले लें डाटा, 49 ग्राम, ये हुआ गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट आप करने के लिए अभी मैंने आपको तरीका बताया। H2SO4 का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ये 16 मल्टीप्लाइड बाय यानी 2 यानी 32 इसका एटॉमिक मास और ये 64, टोटल कितना होगा 98 ग्राम, यानी यह हुआ मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन 2 32 64 98 ग्राम, और इस 98 ग्राम को इसके बेसिसिटी से डिवाइड करो तो बेसिसिटी कितना है इसका, यानी यह कितना H2 प्लस आयन देगा 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 49 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट भी कितना आ गया 49 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना 500 मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर को चेंज किसमें करेंगे, लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -3 करेंगे और इसको किसमें रखेंगे, लीटर में। अब देखिए नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू 49 गया ऊपर में 1000 और डिवाइडेड बाय नीचे 500 और यह किसमें रहेगा, लीटर में। लेकिन यह यूनिट हमेशा कंसीडर करना है, ये इक्विवेलेंट वेट है और यह एक यानी गिवन वेट है, तो यानी 500 से कितना आएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यह हुआ नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने का तरीका। नॉर्मलिटी को हम लोग इजी वे में कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज को, इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को मैंने बताया। अब थोड़ा सा जानेंगे कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस, यानी दोनों में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, दोनों के बीच संबंध के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जिससे क्वेश्चंस और इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चंस रहता हो, अगर क्वेश्चंस में अगर डाटा के रूप में मोलरिटी गिवन हो और नॉर्मलिटी आपको पूछा जा रहा हो, तो उसको हम लोग इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। The relationship between molarity and normality, molarity and normality, इस दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए भाई, यानी अगर आपको नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है और नॉर्मलिटी अगर सब्सटेंस, इसमें भी केस पहले ही मैंने आपको बताया फॉर एसिड है, अगर एसिड सब्सटेंस का नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है और मोलरिटी अगर गिवन है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू होता है मोलरिटी और मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाइड करते हैं उस एसिड के बेसिसिटी से। तो यह हमेशा आपको क्या देता है, नॉर्मलिटी देता है। अगर मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय किया बेसिसिटी, तो उस एसिड का नॉर्मलिटी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको सब्सटेंस अगर बेसिक है और अगर बेसिस का बात करें, तो इस केस में नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय, वह बेस है तो उसके एसिडिटी से क्या करते हैं
मल्टीप्लाई करते हैं एसिडिटी, तो यहाँ से हमको बेस का नॉर्मलिटी मालूम पड़ेगा। यानी 10+2 का जो सिलेबस है लगभग इसी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। और जो कंडीशंस मैंने मोलैरिटी में बताया था, एक आफ्टर सॉल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशंस और बिफोर डाइल्यूशंस, उस दोनों केस में जो फार्मूला आता है उस फार्मूला के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ भी जानेंगे। बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन मीन्स बिफोर डाइल्यूशन अगर नॉर्मलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, आफ्टर डाइल्यूशन N2 V2 है, यानी आफ्टर डाइल्यूशन नॉर्मलिटी N2 एंड वॉल्यूम V2 है। मीन्स अगर किसी क्वेश्चंस में यानी नॉर्मलिटी का वैल्यू आपको N1 बिफोर डाइल्यूशंस दिया हुआ, यानी वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशंस दिया हुआ, और आफ्टर डाइल्यूशंस वॉल्यूम दिया है और N2 आपको कैलकुलेट करना है, तो इस फार्मूला से आप इजी वे में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, यानी दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जाना, मोलैरिटी को जाना, नॉर्मलिटी को जाना। अब हम लोग को जानने की आवश्यकता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, उसका फार्मूला, उसका यूनिट, हर चीज़ के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम लोग स्टडी करेंगे, इस टॉपिक का नाम है मोलैरिटी। थर्ड टॉपिक मोलैरिटी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलैरिटी और मोलैरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलैरिटी को मैंने डिफाइन किया, द नंबर्स ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। सिमिलरली मोलैरिटी को यानी हम इजी वे में इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर थाउजेंड या पर केजी, पर थाउजेंड या पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी वहां पर सॉल्यूशन को लेना था और यहाँ पर किसको लेना है, सॉल्वेंट को लेना। मीन्स प्रति किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना नंबर्स ऑफ मोल सॉल्यूट का मौजूद है, उसी को हम लोग मोलैरिटी करते हैं। यानी इसको सिंपली डिफाइन करेंगे, द नंबर्स ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 1000 ग्राम और पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। सिंपल वे में इसको डिफाइन करो, द नंबर numbers moles of solute of the number moles of solute presenting the numbers moles of solute presenting per liter solution, present in per 1000 gram or 1 kilogram solvent is called molality, of that solution। इसका और परफेक्ट डेफिनेशन आप कह सकते हो, द नंबर्स ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 1000 ग्राम
और per kg solvent is called molality of that solution. Molality is denoted by a small m. Molality is denoted by a small m. इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, इसका भी इजी वे में हम लोग फार्मूला जान सकते हैं और फार्मूला इसी डेफिनेशन से डिराइव करके लाएंगे और उसी से हम लोग यूनिट भी कैलकुलेट करेंगे। यूनिट के बारे में भी थोड़ा आइडिया लेंगे कि उसका यूनिट क्या होता है। यूनिट को याद नहीं रखना है, इजी वे में समझना है। मीन्स अब मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू क्या होगा, द ग्राम या द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। Gram moles of solute, the numbers of gram moles of solute presenting, यानी आपको किलोग्राम का बात किया गया या फिर ग्राम का बात किया गया, यहाँ पर वॉल्यूम टर्म यूज नहीं किया गया। अगर वॉल्यूम टर्म यूज नहीं किया गया तो इसका मतलब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। यहाँ पर लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या जनरली केजी में लेना। अब देखिए, पहले ही मैंने बताया था मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास यानी नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जगह पर डायरेक्ट लिखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट divided by molecular mass of solute, molecular mass of solute और divided by mass of solvent, mass of solvent, solvent का मास केजी में, यानी ये देखिए सॉल्यूट है स्मॉल w लें और ये मास ऑफ मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है स्मॉल wm लें और मास ऑफ सॉल्वेंट है इसको कैपिटल W कंसीडर आप कर सकते हैं, बिकॉज इसका मास थोड़ा ज्यादा रहता है, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट मोर अमाउंट्स में रहता है तो कैपिटल W, और जो लेस अमाउंट्स में है उसको स्मॉल w लिखें। यानी अब हम लोग मोलैलिटी का यहां से फार्मूला लाएंगे। मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू given mass of solute small w, molecular mass of solute small wm multiplied by mass of solvent यानी mass of multiplied by 1 upon mass of solvent capital W in kg। यह हो गया molality of the solution, means molality of the solution is equals to given mass of solute, molecular mass of solute multiplied by 1 upon mass of solvent in kg। अब देखिए इसका यूनिट ये W by W है, मीन्स क्या है, मोल है, यहाँ पर ले लीजिए मोल और ये वहाँ पर मोल पर लीटर था मोलरिटी में, यहाँ पर द्रव्यमान है मास है तो मास को किस में रखेंगे, केजी में, यहाँ होगा मोल पर केजी, मोल पर केजी। ये हुआ यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, मीन्स यहाँ वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, यह टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता। ये चीज़ को हमेशा रिमेंबर रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा डाउट क्लियर होगा।
न्यूमेरिकल है इफ (16 ग्राम calcium carbonate CaCO3 presenting 58 ग्राम ऑफ बेंजीन, 58 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन का बात नहीं किया गया। ये बेंजीन किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का, क्योंकि इसका अमाउंट कितना है 58 ग्राम और इसका अमाउंट कितना है 16 ग्राम। लेस अमाउंट्स में यह क्या होगा? सॉल्यूट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपको सॉल्यूट यानी सॉल्यूट का काम करेगा और बेंजीन किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का। तो क्वेश्चन है इफ 16 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ बेंजीन then calculate मोलैलिटी। क्वेश्चंस में आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू, अब आपको पहचानना है दोनों में सॉल्यूट कौन, दोनों में सॉल्यूट जिसका अमाउंट कम है। तो 16 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मींस यह सॉल्यूट है। तो यहाँ पर क्या लेंगे? m इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मींस मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किससे करेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हुआ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये दिया गया द्रव्यमान जो 16 ग्राम है, और इसको किससे डिवाइड करेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मींस CaCO3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन, ये आपको 58 ग्राम है, केजी में चेंज करेंगे तो यहाँ 58 ग्राम यानी मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट मींस बेंजीन C6H6, और ग्राम में है तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए ऊपर में 1000 रखेंगे, यानी ग्राम को चेंज करते हैं तो ऊपर में 1000, ये अगर ग्राम से किलोग्राम में आप चेंज करते हो तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखिए आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट के जगह पर 16 ग्राम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, वैल्यू 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 तो एटॉमिक मास 40, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का यानी एटॉमिक नंबर 16 और यहाँ एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास कितना 16, और यहाँ कितना इसका टोटल नंबर ऑफ यानी टोटल अगर देखें तो कितना इसका एटम मौजूद है 3, तो इसको डिवाइड कितना से करेंगे यानी मल्टीप्लाई कितना से 3 से। अब जो टोटल वैल्यू आया उसको ऐड करें, ग्राम, तो इसको 100 ग्राम से मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे और ऊपर में यहाँ पर 1000 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको ऑलरेडी गिवन है 58 ग्राम। कैलकुलेशन करें, जो वैल्यू आया वह किसका वैल्यू आएगा? मोलैलिटी का। थैंक यू फ्रेंड, अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक।